हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपको कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज का दूसरे पार्ट का टॉपिक भारत की विविधता और एकता पढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोग ने भारत माता, तलाश ये सब पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं भारत की विविधता और एकता। जैसे इस शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। आज उसी के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। देखिए, भारत की विविधता आज से नहीं, बहुत ही वर्षों से प्रचलित है। विविधता में एकता हमेशा दिखाई दी है। जैसे कि हमारे यहाँ, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और फिर भी उनमें एकता है। और वो शारीरिक रूप से भी रहती है और पहनावे ओढ़ावे हर चीज़ में रहती है विविधता, फिर भी एकता झलकती रहती है। अब आगे बता रहे हैं कि बाहर से देखने में उत्तर पश्चिमी इलाके और पठान, सुदूर दक्षिणवासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उसके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शारीरिक गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये सब जो है भाषा, पहनावे ओढ़ावे में भिन्न होते हैं, फिर भी एक होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों को भी याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। जैसे कि पठान के जो प्रचलित नृत्य हैं वो जो हैं कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। पठान में वैसी ही आपको छाप मिलेगी जैसे कि तमिल में। इसमें कोई अचरज नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ में अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों, मठों और ढेरों ध्वस्त अवशेष बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खिंचे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत पुरानी बौद्ध स्मृतियाँ पाई गई, इसलिए यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए, विद्यार्थी मतलब विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। सारे भारत के साथ एशिया के विभिन्न भागों के विद्यार्थी यहाँ आते हैं। और धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया है, उनके धर्म परिवर्तन में अंतर जरूर है, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वो पूरी तरह से बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण है, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं, यानी कि यहाँ पे पठान और तमिल की अलग अलग विशेषताएं हैं, पर वह सब इनमें भी गहरी छाप भारतीय, इन सब में क्या है, सबसे मेन बात ये होती है कि इनमें सब में भारतीयता है। कोई पठानी है, कोई कश्मीरी है, कोई कहीं का है, लेकिन ये सब क्या है, हम सब भारतीय हैं। ये इनके अंदर एक छाप थी। ये जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है। बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदी भाषा भाषी जनता में बसा हुआ है। विशाल मध्य भाषा जैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहा है, फिर भी इसके बाद भी ये क्या है, भारतीय है। ये सब क्या है, भारतीय हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हमारी भाषाएं कितनी हैं, इन भाषाओं को आपको याद भी करना है। इसके बाद इनकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों में मिलती है। साथ ही ये पूरे दौरान ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी। इनकी ये भारतीय तो रहे, इनकी राष्ट्रीय विरासत भी एक थी।
जिसमें तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्राप्त करके उसी में जब्ज हो गए, मतलब उसी में खप गए, उसी में समा गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्हें सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने उनकी अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानवीकरण के रूप में नहीं की। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया। साथ ही में हर तरह विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। जो ये एकता थी, विविधता थी, और एकता को प्रोत्साहन भी चारों तरफ से दिया गया। किसी एक देशी समूह में चाहे कितने भी घनिष्ठ रूप एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी छोटी भिन्नताएं हमेशा देखी गई, फिर भी उन समूहों में समूह में मूल एकता प्रकट होती थी। जब भी उनकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती थी, तब भी एकता प्रकट होती थी। ये बात अलग थी कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों में भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ गई जाती थी या आपस में घुल मिल जाती थी। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया और सामान्य धार्मिक या जातीय संबंधों को महत्व अधिक था। फिर भी क्या हुआ, उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उनकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया, जो कुछ लोग थे बाहर गए, उन्होंने दूसरे धर्मों को अपना लिया, उसमें आजीवन का बोध, अजीब कणपन का बोध निश्चय कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर वहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीयों यानी दूसरे धर्म को जो मानने वाले लोग थे, जो भारत में आके बसे और बाद में आके वो क्या हो गए, भारतीय हो गए। जैसे यहूदी, फारसी, मुसलमान, जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वो धर्म परिवर्तन करने के बावजूद भी क्या रहे, भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कानूनों में एकजुट होकर रहते हैं। भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो, एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी माना जाएगा, या यहाँ का मुसलमान, अपने भारत का मुसलमान अगर पाकिस्तान जाता है लेकिन वो क्या माना जाएगा, भारतीय माना जाएगा। इस प्रकार किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान, किसी अन्य देश या कहीं भी इस्लामी धर्म को, लेकिन उसमें क्या समझा जाता है, हिंदुस्तानी समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई भी दो आदमी बिल्कुल एक जैसे नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, नेहरू जी कह रहे हैं, जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों, उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उससे क्या क्या हरा भरा कर देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, जब नदियाँ बहती हैं, ठंड की चादर लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, हिमालय की या बसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच में कल कल खल खल करता हुआ झरना बहता है, हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज के रखते हैं। इस प्रकार भारतीयों में विभिन्नता होते हुए भी एकता रहती है। बच्चों, अब हम लोग जनसंस्कृति के विषय में पढ़ते हैं कि भारतीय जनसंस्कृति कैसी थी। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा है। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन्हीं सूत्रों में खोज लेता जिससे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखों में भविष्य पे टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन में बहुत गहरा असर हुआ। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था और इनमें किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह से अशिक्षित निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों, टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य क्या थे, रामायण, महाभारत और अन्य
ग्रंथ जनता में दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, हर कथा को लोग मानते थे। और जैसे कि रामायण से संबंधित हम लोग जो है रामलीला होती है, इसमें लोग भाग लेते थे। रामलीला के माध्यम से कथाएं बहुत दूर दूर तक प्रचलित थी। अनपढ़ लोग भी जानते थे रामायण के विषय में, महाभारत के विषय में। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, लोग नाटकों के रूप में करते थे। सब चीज़ें सब लोग जानते थे। अनपढ़ ग्रामीण को सैकड़ों पद याद थे। वो अपनी बातचीत के दौरान बराबर इन जो दोहों का उपयोग करते थे। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत में देहाती लोग जब इस तरह की साहित्य को मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तत्वों को निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैं महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। ये बात अलग है। उनका स्रोत पुरा कथाओं तथा परंपराओं और महाकाव्य नायक नायिकाओं से अधिक थी और इतिहास बहुत कम, इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता था। उनके बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते थे। मतलब कहने का था कि रामायण महाभारत की जो पंक्तियाँ थी सब लोगों को याद थी, अनपढ़ लोगों को रटी हुई थी, बोलते चले जाते थे। तो पंडित जी कहते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता था ये सब देखकर। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा उन्होंने अनगिनत विपत्तियाँ फैली थी और उनकी छाप हर माथे पे थी। जिंदगी को कुचल के विकृत और भयंकर रूप दिया गया था। इस विकृति में तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए थे और लगातार आबहाव और सुरक्षा की स्थिति बने रहने लगी थी। ये सब देखने में उन्हें सुखद नहीं हो रहा था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही में एक प्रकार की नम्रता भलमानस थी जो हजारों वर्ष की संस्कृत विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य नहीं मिटा सकता था। बच्चों, आज हमारा ये दूसरा पार्ट जो है तलाश कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।